हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक का पूरा अध्ययन करेंगे साइंस का। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है शासकीय हाई स्कूल बमनी लाला की तरफ से। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो बच्चे चूंकि लॉकडाउन के कारण काफी सारे बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम बच्चों को क्लास में तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में ये वीडियो लेक्चर्स आज से हमने चालू किए हैं साइंस क्लास के, और दूसरे सब्जेक्ट के भी हम बनाएंगे, हमारे टीचर्स बनाएंगे। साइंस के वीडियोस रोज के क्लास बाई क्लास आपको अब मिलते रहेंगे। आज हम एक रिवीजन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 4 तक पहुंचे हैं 9वीं कक्षा में, तो अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक साइंस की जो मोटी मोटी बातें हैं, जो बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आ पाए हैं उनके लिए ये हमने बनाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है बच्चों, क्या है अपना पहला पार्ट? हमारे आसपास के पदार्थ। एक शब्द आया यहाँ पर, पदार्थ आया। चलिए, हमने शुरू अध्याय में पदार्थ के बारे में पढ़े थे, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़े थे। तो अब हम यहाँ पर उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ, जो भी चीजें दुनिया में जितने प्रकार की भी चीजें हैं या जो कुछ आपको दिख रहा है वो पदार्थ है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, कोई वस्तु हो, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? पदार्थ। वेरी गुड, पदार्थ है। अब ये पदार्थ हैं, ये बनते कैसे हैं? पदार्थ बनते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर। कैसे मिलकर बनते हैं? छोटे छोटे कणों से। वेरी गुड, छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनते हैं। अब छोटे कण कैसे? जैसे ये चौक है मेरे पास में, इसको मैं तोड़ते जाऊंगा, ढेर सारे, जब कई सारे टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसको और अधिक भाग में हम नहीं तोड़ पाएंगे, बहुत बारीक हो जाएगा। वो होगा बड़ी से बड़ी मशीन की सहायता से भी हम एक सीमा तक ही किसी पदार्थ को तोड़ सकते हैं, उसके बाद तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जो पदार्थ है जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो उनका जो सबसे छोटा वाला कण है, सबसे बारीक जो कण है, सूक्ष्मतम कण है, जिसे हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हमने क्या कहा था बच्चों? उसको कहते परमाणु। क्या कहते? परमाणु। उसको हमने कहते परमाणु। एक ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है। ये अभी एक चौक को लेंगे अपन, इसको तोड़ेंगे तो डस्ट उड़ेगी। डस्ट, इसके डस्ट का जो एक पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, उसे हमने क्या कह दिए थे? परमाणु कह दिए थे। मतलब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर संसार में सभी पदार्थों की रचना हुई है। अब हमने इसी में आगे देखते हुए ये देखे थे कि जो पदार्थ हैं, अच्छा ये तो लिख देते हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। कैसे मिलकर बने हैं? परमाणु। जो छोटे छोटे कण हैं उनको क्या कहे अपन ने? परमाणु कहे। ठीक है, चलिए अब ये जो पदार्थ है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग होता है इसका भौतिक रूप, भौतिक यानी इसका फिजिकल जो हमको दिख रहा है वो। एक भाग इसका होता है रासायनिक रूप। क्या होता है? रासायनिक रूप। वेरी गुड बच्चों, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक तरीके से हम पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं। जो दिख रहा ना हमको, उसको हम कितने भागों में बांटेंगे? तीन प्रकार से भागों में हम तीन प्रकार से हम बांटते हैं किसी भी पदार्थ को। या तो वो ठोस होगा, या तो वो फिर द्रव होगा, या फिर वो गैस होगा। क्या होगा? गैस। ठोस, द्रव और गैस, इनके नाम आपने सुने होंगे पहले भी। तो ये जो ठोस होता है, कोई भी चीज को हम ठोस कब बोलते हैं? कब बोलते हैं बताओ? जब वो बहुत कठोर होती है। जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी क्या है? ठोस है। ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये क्या है? ठोस है ठोस। मतलब ये बहुत, इसके अंदर बहुत सारे कण भरे हुए हैं और बहुत चिपके चिपके हुए हैं, मतलब उनमें गैप नहीं है ना। इसके अंदर अगर हम पानी डालना चाहेंगे इस लकड़ी में तो जाएगा क्या? नहीं। इस दीवार के अंदर पानी डालना चाहेंगे तो जाएगा क्या? हवा भरना चाहेंगे तो भर आएगी क्या? नहीं। मतलब कि इसके जो कण है वो बहुत पास पास है, उनके अंदर गैप नहीं है। तो चलिए, ये ठोस है, इसका एक चित्र ऐसा बनाते हुए चलेंगे अपन समझने के लिए, ना ऐसे क्यूब टाइप बना लिया करेंगे। तो एक 3 क्यूब हम बनाते हैं तीनों चीज को समझने के लिए। तो ये जो क्यूब है अपने ठोस का, वो उसमें जो कण होंगे, ये छोटे छोटे कण अपन दर्शा रहे हैं इसमें, ये डॉट डॉट अपन कण के रूप में दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो कण है वो बहुत पास पास है। कैसे है? इनके बीच में जो खाली स्थान है वो बिल्कुल भी बहुत ही कम है या तो नहीं है, बहुत चिपके चिपके कण है। ठीक है। दूसरी बात, जो द्रव है
द्रव को अपन आखिरी में देखेंगे, पहले अपन गैस देख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठोस में बहुत पास पास कण है, गैस में बहुत दूर दूर कण है, बहुत दूर दूर है। कैसे हैं? बहुत दूर दूर है। इसके बाद आया क्या? द्रव। तो द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़े कम और गैस से थोड़े ज्यादा परमाणु होते हैं। मतलब कि इसमें होते ज्यादा हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते जितने ठोस में होते हैं, और इतने कम भी नहीं होते जितने गैस में कम होते हैं। मतलब देखो इसमें दिख रहा है लेकिन गैस से ज्यादा परमाणु है और या गैस से ज्यादा कण है और ठोस से कम कण है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, ये है हमारे ठोस, द्रव और गैस। साथ ही हमने अध्याय 1 में ही पढ़ा था कि हम किसी भी पदार्थ को, ठोस को द्रव में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कब बदलेंगे? जब उसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, है ना। उसका तापमान बढ़ाएंगे तो जो ठोस है वो काहे में बदल जाएगा? द्रव में। और अधिक तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव काहे में बदल जाएगा? चलिए, एक छोटा सा उदाहरण अपन ने देखे थे पानी का, देखे थे। हमने फ्रिज से क्या निकाले? बर्फ निकाले। बर्फ कठोर होती है, मतलब ठोस होती है। चलिए, ठोस को हमने क्या कर दिए थे? गर्म करे। थोड़ा सा तापमान अपने कमरे में भी ऐसे खुला रख देते अपन तो तापमान ज्यादा होता है फ्रिज से, तो वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। पिघल कर क्या बन जाएगी? पानी, यानी कि द्रव बन जाएगी। अब उस द्रव को हम नहाने के लिए गर्म करते हैं, रोज करते हैं पानी गर्म अपन। 100 डिग्री इसका क्वथनांक होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही पानी पहुंचता है उसके बाद में तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, 100 डिग्री के ऊपर जाता है तो पानी उबलने लगता है, और उबलने के बाद क्या बनने लगता है? गैस, भाप बनता है। भाप गैस है। भाप क्या है? गैस है। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदलते हैं। अब तापमान कम करके देखते हैं अपन, और दाब को बढ़ा के देखते हैं, प्रेशर को बढ़ा के देखते हैं। प्रेशर आपने सुने होंगे, दाब है ना, दबाव। तो प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो जो गैस है, गैस काहे में बदल जाती है? द्रव में। और द्रव काहे में बदल जाएगा? प्रेशर बढ़ाने पे। अब देखिए ना, ये कण है, दूर दूर है, इनको दबाएंगे अपन अगर तो ये पास पास आएंगे ना। ये कण गैस के जब पास पास आएंगे, थोड़े पास आएंगे तो क्या बन जाएंगे? द्रव बन जाएंगे। और ज्यादा दबाएंगे तो क्या बन जाएंगे? मतलब और दाब बढ़ाने पे क्या बन जाएगा? ये ठोस बन जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों सबको? चलिए, ठोस द्रव गैस क्लियर है। अब हम बात करेंगे रासायनिक रूप की, पदार्थ के रासायनिक रूप की। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ एक चीज भूल रहे हैं अपन। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, उसके बाद गैस में बदलेगा और ज्यादा गर्म करेंगे तो। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो सीधे काहे में बदल जाते हैं? गैस में। काहे में बदल जाते हैं? हाँ, इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। आई बात समझ में? ऊर्ध्वपातन, आपने उसको देखे होंगे, कपूर को देखे, कपूर को सबने। हाँ, कपूर को जब अपन जलाते हैं तो लिक्विड बनता है क्या? आपने दो चीज जलाए घर में, सबने जलाए, एक मोमबत्ती जलाए आपने सबने, और एक क्या जलाए? कपूर जलाए, और चिमनी भी जलाए। चिमनी मिट्टी के तेल वाली, केरोसिन वाली चिमनी भी जलाए सबने। तो जब चिमनी को जलाते हैं वो तो वैसे ही लिक्विड होती है, लिक्विड को जलाते हैं तो वो गैस में बदल जाती है ना, धुआं बन के और लाइट बन के निकल जाती है। लेकिन जब हम मोमबत्ती को जलाते, मोमबत्ती होती ठोस है, लेकिन उसको जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या होती है? पिघलती है, मतलब द्रव में बनती है ना। मोमबत्ती को जलाते पहले ठोस होती है, फिर वो द्रव बनती है, और उसके बाद में वो गैस बनती है। जबकि हम कपूर को जलाते हैं, है ना, वो आपने आरती में देखेंगे, कर्पूर गौरम कर्णावतारम वाली आरती होती है। कोई भी आरती के बाद में अपन मंगलाचरण करते हैं, तो जो कपूर को हम जब जलाते हैं थाली में, तो कपूर लिक्विड नहीं बनता है, सीधे क्या बन जाता है? गैस। मतलब वो पिघलता नहीं है, जल के सीधे क्या बन जाता है? गैस। किसी ठोस का ताप बढ़ाने पर सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। समझ में आ रहा बच्चों सबको? मजा आ रहा साइंस में? चलो, और पढ़ोगे? पढ़ाएं आगे। चलिए चालू करते हैं अब अपन उसका केमिकल स्ट्रक्चर समझते हैं, अपन पदार्थ का रासायनिक रूप समझते हैं। रासायनिक रूप से पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, होते हैं तीन प्रकार के, अभी अपन दो प्रकार के देखेंगे, है ना। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरे होते हैं मिश्रण। मिश्रण कह दो उसको आप। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिश्रण,
है ना। ये दो प्रकार से शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं और इधर मिश्रण आता है। इसी को जब हम 3 भागों में बांटते हैं तो वो कैसा कर देते हैं, नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 मिश्रण। ठीक है, तत्व, यौगिक और समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कलाकारी है क्या, ये तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। जो बच्चे क्लासेस में आए थे उन्हें समझे होंगे पहले। ठीक है, चलिए इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब में मैंने एक और वीडियो बना के रखा, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो तत्व क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए पदार्थ है, ये तीनों पदार्थ के ही रूप है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये भौतिक रूप था उनका और ये रासायनिक रूप है। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है। तो जो चीजें बाहर से दिखती हैं, बाहरी स्वरूप जब हम देखते हैं तो उसको हम भौतिक रूप बोलते हैं। और उनके अंदर आंतरिक उनका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखते हैं, आंतरिक संरचना को देखते हैं, परमाणुओं का साइज देखते हैं, परमाणुओं का आकार देखते हैं, उनकी प्रकृति देखते हैं, उसको बोलते हैं अपन रासायनिक रूप, उसका केमिकल, है ना। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़े होंगे, पढ़े पहले। दही का जमना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, वेरी गुड। किसी भी चीज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, वेरी गुड। लोहे में जंग लगना क्या है, वेरी गुड, रासायनिक परिवर्तन है। और पानी का गर्म करने से भाप बनना क्या कहलाएगा, गुड, भौतिक परिवर्तन, है ना। अच्छा, पानी को जमा के बर्फ बनाना, ये डस्टर है, इसका पूरा चूरा बना लेना घिस के, भौतिक। इसमें सिर्फ इसका आकार बदल रहा है, उसके गुण नहीं बदल रहे हैं। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ उनका आकार बदलता है, उनके गुण नहीं बदलते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उनके आंतरिक गुण पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जब कोई भी चीज जलती है या दूध से दही बनता है या जंग लगता है या भोजन का पाचन होता है ना, भोजन के पाचन भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए इस टाइप की बहुत सारी है, आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़े, आगे भी अपन इसको पढ़ेंगे। तो बात करते हैं तत्व की। देखिए भैया, परमाणुओं से मिलकर बना है क्या, पदार्थ। ये जो पदार्थ है काहे से मिलकर बना है, परमाणु दूर थे पास थे, इस कारण ठोस, द्रव और गैस बने थे। अब परमाणु की स्टाइल देखिए, परमाणु का गुण देख रहे हैं अपन। अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बना है, सिंगल टाइप, एक ही प्रकार के सारे परमाणु एक से हैं, तो वो कहलाएगा तत्व। क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। एक से परमाणु अगर है तो क्या कहलाएगा बच्चों, तत्व कहलाएगा। और अगर अब ये तत्व बन गया, ये शुद्ध है क्योंकि इसमें सारे परमाणु एक से हैं। समझ में आ रही है आपको बात, सारे परमाणु एक से हैं, इसलिए ये क्या है, तत्व है। अब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे, तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलेंगे और एक निश्चित मात्रा में मिलेंगे, निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तो वो बनाएगा यौगिक। क्या बनाएगा, यौगिक। मतलब कि यौगिक किसके मिलने से बनते हैं, तत्व के निश्चित मात्रा या अनिश्चित मात्रा, वेरी गुड। निश्चित मात्रा में जब तत्व मिलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, तो क्या बन जाता बेटा, यौगिक। समझ में आ रहा सबको, ये बन गया यौगिक। अब यौगिक और तत्व ये तो शुद्ध थे, अपन ने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। अब जो मिश्रण है, मिश्रण यानी मिक्सचर, चाट खाए कभी, चाट, उसका कोई फार्मूला निश्चित रहता है क्या, ये चीज डालना, जो मिल रहा है डाल दो, उसमें चूड़ा भी डाल दो, चटनी भी डाल दो, मीठी वाली चटनी भी डाल दो, दही भी डाल दो, सब मिक्सचर कर दो। कोई ऐसा है क्या कि नहीं इतना ही मिलाना पड़ेगा, ऐसा है क्या, जो आ रहा डाल दो। खिचड़ी खाए खिचड़ी, जो दाल मिली डाल दो, वही रहता है ना। ठीक ऐसे ही तत्व या यौगिक जब आपस में मिलते हैं और किसी भी मात्रा में मिल जाते हैं, किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं आगे चलकर क्या, मिश्रण। मतलब तत्व और यौगिक जब अनिश्चित मात्रा में मिलते, किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों, आगे पढ़ें। तो हमने आज देख लिया अध्याय 1 में यही मूल बातें थी आपकी। बस एक पदार्थ दिया था, पदार्थ किसे कहते हैं, किन चीजों से मिलकर बनता है, साथ में उसका भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण दे दिया था, वो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 में क्या था, जल्दी देखो, पुस्तक खोलो, जल्दी देखो। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो वो शुद्ध और अशुद्ध हमने इसी से पढ़े। अभी अध्याय 2 का चैप्टर भी अपन इसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या था देखो।
क्या क्या था देखो जल्दी। इसमें अलग अलग चीज दी है, शुद्ध करना है किसी चीज को, है ना। चलिए चलिए, विलयन दिया है, विलयन भी समझ लेते हैं। चलो मिश्रण क्या है लिखा है इसमें, है ना। मिश्रण क्या है, किसी तत्व और यौगिक जब किसी अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ये समझ में आ गया था। मिश्रण के प्रकार दिया है आपके अध्याय 2 में। क्या दिया, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार होते 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता समांगी मिश्रण, एक होता विषमांगी मिश्रण। लाइक विलयन, विलयन का नाम आपने सुने होंगे। विलयन क्या होता है बेटा, विलयन एक शब्द यहाँ पर लिखते हैं अपन। आज अब ये पदार्थ का काम खत्म, अब विलयन चालू हो गया अपना। इसमें बहुत मजा आने वाला आपको। विलयन क्या होता है, ये विलयन देखे कभी, कभी देखे आप लोगों ने विलयन। चलो आज दिखाते तुमको विलयन। देखो बेटा, ये लो एक गिलास, क्या पानी। अरे पानी सबको याद था क्या। चलो पानी ले लिए एक गिलास में अपन ने। थोड़ी सी एक कागज में हमने क्या रख लिए, थोड़ा सा नमक रख लिए। क्या रख लिए, नमक ले लिए। एक चम्मच में लेना था अपने को, है ना, चम्मच से ही घोल देंगे अपन। चलो ये ले लिए हमने एक चम्मच में, क्या नमक ले लिए। इस नमक को डाल दो काय में, पानी में, और ऐसे 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 घोल दो। क्या बन जाएगा, नमक पानी। क्या बन जाएगा, खारा वाला पानी बनेगा। नमक क्या है, नमक क्या है, क्या है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। पानी क्या है, मतलब वाटर, H2O। अब देखो इसमें बोला क्या कि निश्चित अनुपात में मिलाना भैया, एक ही गिलास पानी में डालना भैया 2 ग्राम नमक। बोला क्या, अनिश्चित मात्रा में मिला रहे हैं। ये दोनों यौगिक हैं, इन दोनों को किसी भी अनुपात में मिला दे रहे हैं अपन। तो नया जो जो बन रहा है ना, अब देखो एक चीज को घोला जा रहा है, यहां सब ध्यान से देखना। एक चीज को इसमें क्या कर रहे हैं, हम घोल रहे हैं, और दूसरी चीज में घोला जा रहा है। एक चीज को घोल रहे हैं, दूसरी चीज में घोल रहे हैं, है ना। तो जिसमें घोलते हैं उसको कहते हैं विलायक। जैसे पानी जो है वो क्या है, विलायक। पानी को हम बोलते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक या यूनिवर्सल विलायक, सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल विलायक मतलब सार्वत्रिक विलायक बोलते हैं। हमेशा याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सार्वत्रिक विलायक क्या है। क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी। पानी में सब चीज घुल जाती है ना। तो भैया ये पानी हो गया विलायक। क्या हो गया, चलिए विलायक बना दिए। और जिस चीज को हम घोल रहे हैं वो हो गया विलेय पदार्थ। क्या, विलेय, विलेय पदार्थ या विलेय, बस बोल दो विलेय और विलायक। जब इन दोनों को मिलाएंगे, विलेय को जब विलायक में डालेंगे और उसको घोल देंगे, तो नई जो चीज बनेगी, मतलब आपका जो नींबू पानी बन रहा ना, नमक वाला जो पानी आपका बन रहा है, ये है विलयन। क्या है, विलयन। समझ में आई बात, क्या है ये, विलयन, विलयन है। समझ में आई। अब एक और मजे की बात बताता हूं आपको, बहुत मजा आएगा, सुन के देखना है। ये विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार हैं, बड़ी मजा। एक भूखा वाला विलयन, एक कम भूखा वाला विलयन, और एक खूब ज्यादा खाया वाला विलयन। ठीक, ऐसे याद रखना। देखो विलयन के हैं 3 प्रकार, इसको मिटाते हैं और फिर लिखते हैं उसको। विलयन के 3 प्रकार हैं। एक है असंतृप्त विलयन, बेटा ध्यान से देखना है, बातचीत नहीं करना क्लास में। असंतृप्त विलयन। दूसरा है संतृप्त, ओ नो, संतृप्त विलयन। और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ये तीनों क्या है, विलयन है। समझ में आ रही बात। अच्छा विलयन किसको कहे थे हमने, विलयन आपकी सरल भाषा में बताओ किसको कहे थे, विलेय और विलायक को मिलाने पर जो बनता है वो विलयन है। नई वस्तु जो बन रही वो क्या है, विलयन। वेरी गुड बेटा। विलेय को जब विलायक में घोला जाता है और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है दोनों के मिलने से, उसको क्या कहते हैं, विलयन। ये 3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब देखिए आप,
ये इसी उदाहरण से समझेंगे अपन तीनों को। मान लीजिए ये जो विलायक है, ये जो अपना नींबू पानी है ना, पानी बस है अभी, है ना ये। अब क्या है, ये पानी है, पानी में हम नमक डालेंगे। हमने 1 चम्मच नमक डाले 1 गिलास पानी में और घोल दिए, अच्छे से घोल दिए। घुल गया? पूरा घुल गया? क्लीन हो जाता है ना, बिल्कुल खाली दिखता है, ऐसा नमक दिखता ही नहीं, नहीं दिखता? ये क्यों घुलता है, ये मैं अभी ये तीनों विलयन समझाने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। 2 चीजें समझ में आएगी इससे अभी अपने को। जब हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाले और ये घुल गया, उसके बाद और डालेंगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। थोड़ा और डालेंगे तो घुल सकता है, लेकिन हमने नहीं डाले, हमने उसमें नमक ज्यादा नहीं डाले, थोड़ा सा नमक डाले घोले, फिर हमको पता है कभी और डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन हमने नहीं डाले और उसको वैसे ही रख दिए, तो वो जो विलयन बनेगा, मतलब जिसमें विलेय की कम मात्रा घोली गई है और अधिक मात्रा उसमें घोली जा सकती है ना, लेकिन घोले नहीं है, तो वो जो विलयन बनेगा उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। वो भूखा है ना, उसका पेट कहाँ भरा अभी, मैंने आपको अभी शुरू में बताया ना, एक भूखा वाला, एक खाया वाला और एक अति से ज्यादा खाया वाला। भूखा है ये विलयन, इसकी आत्मा असंतृप्त है, तृप्त नहीं हुई है आत्मा। खाने के बाद बोलते ना आत्मा तृप्त हो गई, बोलते आहा अति आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई, बोलते इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई क्योंकि उसको पेट भर नमक खिलाए नहीं हो आपने, पेट भर विलेय इसको नहीं दिए हो अभी आपने, अभी इसमें कम विलेय पदार्थ डाले हैं, तो वो क्या हो गया? असंतृप्त विलयन। अब भैया मान लीजिए कि एक भैया आए, उन्होंने बोले नमक खत्म हो गया तो इसलिए नहीं खिलाए भैया, इसको और खिला दो नमक, ठीक। दूसरी गिलास लिए, उसमें 1 चम्मच डाले, फिर 1 और चम्मच डाले, घोलते गए, घुल गया, फिर 1 और चम्मच डाले, घोलते गए, घुल गया, फिर 1 और चम्मच डाले, घोलते गए, घुल गए, जब तक घुल रहा है, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक घुलेगा वो, है ना, जब तक उसमें सारे परमाणु मिलते जाएंगे, घुलते जाएंगे, घुलते जाएंगे कण, हाँ, जब तक सारे कण बढ़िया उसका खाली स्थान भर नहीं जाता, उसके अंदर खाली स्थान होता पानी के अंदर, है ना, वो खाली स्थान जब तक भर नहीं जाएगा तब तक वो घुलते रहेंगे। तो जब घुल के हो गया, अब नहीं घुल रहा है, मान लो अपन ने देखे कि अब नहीं घुल रहा है यार, अब तो नीचे बैठने लगे, उसको छान के अलग कर लिए अपन ने, तो वो घुला वाला जितना बचेगा ना, उसका पेट भर गया कि नहीं भर गया, उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे उसको? संतृप्त विलयन कहेंगे। बच्चों समझ में आ रही बात? उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। तो अपन ने असंतृप्त देख लिया और संतृप्त देख लिया। अब मुझे बताओ फिर से, असंतृप्त किसको कहेंगे? जिसमें और अधिक विलयन घोला जा सकता है कि नहीं? असंतृप्त में घोला जा सकता है, मतलब उसका पेट अभी भरा नहीं है। भूलोगे तो नहीं, बहुत सरल उदाहरण, इसको भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा, संतृप्त का पेट भर गया ना, पूरा फुल उसको पिला दिए अपन ने नमक, अब वो और उसमें नमक नहीं घुल सकता है, नहीं घुल सकता है। तो संतृप्त और असंतृप्त दोनों समझ में आ गए। अब ये अति कैसे बनेगा? देखो, आप स्कूल आ रहे थे आज, या कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ, आपकी खुराक होगी 4 रोटी की या 2 रोटी की, मैं 2 रोटी खाता हूं या 3 रोटी खाता हूं, रेगुलर उतने खाते आप। अब मम्मी आपकी आई, बेटा गरम गरम बना के लाई हूं, एक और ले ले, ठीक है। आपने भावनाओं में बह के ले भी लिए, मम्मी का मन रखने के लिए, चलो यार ले लो, मम्मी कह रही है एक और खा लिया, आपका पेट ज्यादा भर गया है, और मम्मी 2 रोटी और लेके आई, जे खा नहीं पाएगा तेरे को। मम्मी तरफ आप देखोगे, मम्मी मेरा पेट भर गया, मेरे को स्कूल जाना है, लेकिन मम्मी कहेगी नहीं नहीं तेरे को खाना ही पड़ेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी खा। तो क्या होगा? मजबूरी में आप खाओगे, और खाने के बाद स्कूल आने की स्थिति रहेगी क्या? क्यों? क्योंकि आपके पेट के साथ क्या हो चुकी होगी? अति। क्या हो चुकी होगी? अति। अति से ज्यादा आपका पेट भर गया है। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गई? अति। मम्मी गरम हो गई थी, अपने ऊपर खाना पड़ेगा तेरे को, खाए भैया आपने। ठीक ऐसे ही जब वो विलयन हमने नमक वाला घोले थे ना, घोले थे नमक वाला विलयन, उसमें नमक डाल डाल के संतृप्त हो गया था और नहीं घुल रहा था, लेकिन अगर उस विलयन को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? जैसे मम्मी हमारे ऊपर गर्म होकर खिलाई थी ना, गरम गरम रोटी खाना पड़ेगा करके, तो ऐसे ही हम जब विलयन को गर्म करेंगे, तो गर्म होने के बाद में उसमें और मात्रा घोली जा सकती है, फिर काहे की? विलेय की। मतलब
जब हम किसी संतृप्त विलयन को गर्म करके और अधिक विलेय पदार्थ उसमें घोलते हैं तो उस विलयन को क्या कहते हैं? अति कर रहे हैं ना तुम उसके साथ, इसलिए अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आ रही समझ में बात सबको? वेरी गुड, तीनों विलयन समझ में आ गए। चलो अब ये घुलते कैसे थे ये देखते हैं। मजे की बात तो ये है कि ये विलेय और विलायक, ये विलेय पदार्थ विलायक में घुल कैसे जाता है। ये नमक जो अपन इसमें डाल रहे हैं इसमें घुलना नहीं चाहिए वैसे, इसको ये घुल क्यों रहा है भाई? खाली स्थान है। देखो कैसे खाली स्थान रहते हैं। अब मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको द्रव वाला चित्र। अपन ने ठोस द्रव गैस के डिब्बे बनाए थोड़ी देर पहले, तो उसमें पास पास कण थे, खाली स्थान नहीं था उसमें, है ना। द्रव में खाली स्थान थे और गैस में भी खाली स्थान होते हैं। इसलिए तो मैं अभी एक परफ्यूम लाऊंगा, थोड़ा सा स्प्रे करूंगा यहाँ पर, तो उसके बहुत सारे खाली जगह हैं, तो वो परफ्यूम के जो छोटे छोटे बूंदे निकलेंगी वो पूरे कमरे में तैरती रहेंगी। आप सबकी नाक में सुगंधित सुगंधित स्प्रे पहुंचते रहेगा। होता है ऐसा? हाँ। तो बेटा ये जो कण है, देखिए आप, अब हम द्रव को ही देख लेते हैं या गैस को देखें, इसमें इस टाइप से कण बने होते हैं, है ना। कण होते हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत पास पास नहीं होते। अगर वो पूरे चिपक जाएंगे तो वो तो ठोस बन जाएगा, फिर बन जाएगा ना ठोस। वो पूरे चिपक जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? ठोस। तो पूरे नहीं चिपके। अब देखो ये खाली जगह बची कि नहीं बची? ये खाली जगह यहाँ पर, ये खाली जगह यहाँ पर, ये जहां जहां ये खाली जगह मिल रही ना अपने को, ये खाली जगह में वो विलेय पदार्थ जाके हाँ बैठ जाता वहां जाके। आपने देखे होंगे, अरे जब शरबत बनाते अपन तो 1 गिलास पानी लिए अपन ने, फिक्स ना आपके 1 गिलास पानी लेना, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल देना। तो पहले जब शक्कर डालोगे तो वो पानी थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन जैसे ही घुल के होता है तो वो पानी जहां को ही बैठ जाता है। मान लीजिए 100 ml पानी था तो वो 100 ही ml रहेगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ पाता, पानी की मात्रा इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि उसके अंदर जो खाली स्थान है उसमें जाके हमारी शक्कर बैठ गई है, या नमक या जो भी चीज हम घोल रहे हैं वो इसके अंदर बैठ गया है। आपने रंग देखे होंगे, आप एक गिलास में 1 बूंद नील टपकाओगे तो वो बिल्कुल ऐसे जाते जाते लाइन लाइन जैसा आपको दिखेगी। दिखती है? क्यों दिखती भाई? क्योंकि खाली जगह वो खाली जगह में जा रही है। अब ये जगह ठोस है, ये दीवार ठोस है, तो इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता, टकरा के बाहर आ जाऊंगा, इधर ही मेरे को लग जाएगी, है ना। लेकिन अगर इसके बाहर साइड ये खाली जगह जो यहाँ दिख रही है, या ये कैमरे के और मेरे बीच में या आपके और मेरे बीच में जो खाली जगह है, यहाँ तो मैं आसानी से आ गया, ऐसे आ गया ना, खाली जगह थी इस कारण। ठीक, तो कोई भी विलयन इसलिए बनता है क्योंकि द्रव के अंदर रिक्त स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समझ में आ रहा है सबको? चलिए ये खत्म करते हैं, यहीं पे कर दूं। समझ में आ गया ना? रिक्त स्थानों में जाके विलेय पदार्थ बैठ जाता है। चलो विलयन की कहानी खत्म हो गई। अब अध्याय 3 चालू होता है अपना, देखना बेटा है। अरे यार एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया। मिश्रण जो है, मिश्रण के प्रकार अपन विलयन अपने समझ लिए। मिश्रण जो है, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण। एक नंबर 2 पे होता है विषमांगी मिश्रण। देखो बच्चों, नाम सुन के टेंशन तो लेने ही मत, ठीक है। ये बहुत सरल है। कैसे? अरे यार जब कोई भी मिश्रण बना रहे हैं हम, अभी मिश्रण तो विलयन भी एक मिश्रण है ना, विलयन से समझ लो। अब 1 गिलास पानी लिए थे, उसमें अपन ने नमक डाले थे, वो पूरा घुल गया था। जब पूर्ण रूप से मिल जाए विलेय में, विलायक में विलेय जब पूर्ण रूप से मिल जाए, बढ़िया दिखे ना, अलग अलग, छानने पे भी अलग ना निकले। अब देखो शरबत को छनाते हो तो अलग निकल जाता कोई, क्या नहीं निकलता ना। ठीक वैसे वो समांगी है, सभी जगह बराबर मात्रा में फैल गया है वो, ठीक है। जबकि विषमांगी क्या होता है? अब 1 गिलास ले लो आप पानी, उसमें मिलाओ वाला रेत, आप कितने भी घोलोगे तो घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी ना, वो विषमांगी मिश्रण है। हाँ अच्छा,
अब मुझे एक बात बताओ कि कोई मिश्रण अगर है तो मिश्रण को कई बार आपने देखे होंगे कुछ चीजें मिल जाती हैं, उनको मतलब मिक्स हो जाती है एक दूसरे में, तो उसको हम अलग अलग करते रहते हैं। जैसे अपन किसान लोग के बच्चे सब यहाँ पे, चलो अपने यहाँ अभी काहे की कहानी होने वाली है, गेहूं है अभी खेत में लगा, गेहूं आएगा, उसमें कुछ कुछ पौधे काहे के लगे रहते हैं, मक्के के भी लगे रहते हैं। अब मक्का भी कहानी हो गई साथ में, तो गेहूं में क्या मिल गया, आप काहे से अलग करते हो उसको, बीन के अलग कर सकते हो या छान के भी अलग कर सकते हैं। मक्के का बीज बड़ा होता है, गेहूं का बीज छोटा छोटा होता है, हम छोटे वाले छन्ने में छानेंगे तो बड़ा वाला ऊपर रह जाएगा, बीज पूरा नीचे गिर जाएगा, बाकी का छानते अलग करते। ठीक है, ऐसे द्रवों को भी अलग किया जाता है। द्रव जो मिश्रण है, अब देखिए मिट्टी के तेल में पानी मिल गया, मान लो मिट्टी का तेल और पानी एक साथ मिल गया, क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे, अलग कर सकते हो? नहीं। कौन कह रहा था नहीं कर, बिल्कुल कर सकते हैं अपन अलग, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप बमनी लाला हाई स्कूल के बच्चे हो, और फिर आप नहीं कर पाओगे तो गजब हो गया, है ना बेटा। अपन करेंगे ना, उसको अलग करेंगे अपन लोग, कैसे करेंगे? गुड, बताओ। पानी अगर है हमारे पास और अगर हम उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालेंगे तो जो मिट्टी का तेल है वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। वेरी गुड, गुड युवराज। युवराज का कहना है कि अगर इसमें पानी और मिट्टी का तेल मिला हुआ है, ये पूरा इसमें मिट्टी का तेल भी है और पानी भी इस गिलास में मान लीजिए, तो युवराज का कहना है कि मिट्टी का तेल हल्का होता है इसलिए वो ऊपर साइड आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और पानी भारी होता है इसलिए वो नीचे इकट्ठा। अब इसको हटाएंगे कैसे, अलग अलग कैसे करोगे आप इसको? सर उसको छन्नी से छान के जितना मिट्टी का तेल रहेगा उतना उसको अलग कर देंगे। ऐसी छन्नी से छान के, ऐसी वाली छन्नी से छान के, चाय वाली छन्नी से, कौन सी छन्नी से? देखो उसकी बहुत अच्छी ट्रिक, सबसे अच्छी ट्रिक उसकी एक विधि है ना, कीप्स है, वैज्ञानिक लोग अपनी विज्ञान की पुस्तक में बताते हैं, उसमें लिखा भी है। ये देखो ये दिया है, अभी दिखाते हैं आपको, ये छानने की प्रक्रिया देखो, ये वाला चित्र दिया है, इसमें दिया है, दिया सबको दिख रहा है, एक तो वो है और दूसरी भी दिखाते हैं और आपको, ये देखो ये वाला चित्र देखिए आप सब, ये वाला चित्र दिया है, इसमें दिया है, क्या लिखा है इसके नीचे, ये कौन सी विधि है, अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अब अघुलनशील एक शब्द आ गया भैया, ये मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बताएगा अघुलनशील यानी क्या होता है? गुड, जो वेरी गुड, जो घुल नहीं सकता वो क्या होगा, अघुलनशील होगा। अब यार ये अघुलनशील, अच्छा मुझे बताओ शक्कर घुलेगी कि नहीं दूध में? घुल जाएगी। चलो चलो चलो, अब मुझे बताना, खाने के तेल, अपन तेल जिसमें चिप्स तलते हैं, तेल जिसमें सब्जी बनाते हैं, उस तेल को और पानी को मिलाएंगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो उसको अलग करना तो क्या करेंगे, ये वाली विधि, ये अघुलनशील द्रवों वाली ये विधि भी नहीं। एक चित्र बना है इसमें, देखो बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं अपन, है अपन एक चित्र बनाते हैं, है ना, इस टाइप का बना है। ऐसा एक चित्र बना है, यहाँ एक क्या लगी है, एक टोटी लगी है ना, और यहाँ पर हमने क्या कर दिए, इसको पैक कर दिए कुछ से कार्क वगैरह से। इसके अंदर क्या भर दिए हमने, इसके अंदर 2-3 प्रकार के द्रव भरे हैं, 2-3 प्रकार के द्रव हैं, समझ लीजिए। इसमें आप अलग अलग कलर के हिसाब से बना सकते हैं अपन की, यहाँ पे पानी है नीचे, इधर ऊपर। अब देखिए तेल को और पानी को मिलाएंगे तो पानी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से मान लीजिए जैसा इसमें करे थे हमने, वैसे इसमें नीचे क्या भरा गया, पानी भरा गया, और ऊपर क्या आ गया, तेल। तो अब यहाँ से टोटी को हम खोलेंगे तो ये सबसे पहले तेल निकलेगा कि पानी निकलेगा? पानी पूरा नीचे अलग इकट्ठा हो जाएगा, पूरा बह जाएगा। ये धीरे 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 पूरा पानी जब बह जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर तेल बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, तेल। और पानी को अलग चीज में इकट्ठा कर लिए और तेल को अलग चीज में इकट्ठा कर लिए, है ना, बहुत अच्छी ट्रिक। ये तो अपन अपनी बोतल में भी करते हैं कई बार। वो पेप्सी की बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक वाली प्लास्टिक की, उसके ढक्कन में छेद कर लिए, पूरा मिला दिए अपन ने तेल को और पानी को, और उसको उल्टा कर दिए तो पहले पानी निकलेगा कि तेल निकलेगा नीचे से? पानी भारी, इसलिए पहले पानी पानी निकल जाता है, फिर
पानी कुछ नहीं बचता, तेल बस बचता, उसको अपन अलग रख लेते हैं, है ना, उसको करके दिखाएंगे आपको हम। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं ये अघुलनशील और घुलनशील वाला फैक्टर समझ में आ गया सबको। चलिए अब अपन बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आ गया फिर से इसमें, अब अध्याय 2 में ही क्या आ गया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। किसको बोले थे भौतिक परिवर्तन, चलो एक एक लाइन में बता दो जल्दी से। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, वेरी गुड बच्चों, भौतिक परिवर्तन। और किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, वेरी गुड। जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम फिर से उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब किसी पदार्थ के अंदर के रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं तो हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आपके सबके घर में दिया सलाई रहती, माचिस रहती है, माचिस से हम ऐसा पाड़ते माचिस को, तो क्या होता है उसके अंदर जो लाल फास्फोरस लगा होता है माचिस की तीली में, वो क्या हो जाता है, जल उठता है, आग लग जाती है उसमें। ठीक है, फिर बुझा देते हैं अपन, उसके बाद फिर से अपने को अगर उसको जलाना, जला पाओगे क्या, मतलब कि उसके रासायनिक गुण अब बदल चुके हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया, दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बनता है, क्या दही से वापस दूध बना सकते हो, नहीं, वेरी गुड, नहीं बना सकते। जैसे जंग लग जाता किसी पदार्थ में, ये दरवाजे लोहे के अपने यहाँ पे, ये खिड़कियां लोहे की हैं, इनमें जब जंग लग जाएगा तो क्या हम उस जंग से फिर से लोहा बना सकते हैं, नहीं। आपने जो खाना खाया बहुत अच्छी गुलाब जामुन, मजा आ गया, बोले गुलाब जामुन खाया, आज दावत थी, ठीक है, उसके बाद में उसका पाचन हो गया, क्या उस पचे हुए पदार्थ से फिर से गुलाब जामुन बना सकते हैं जैसी वैसी वापस, क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन है। आपके भोजन का पाचन भी क्या है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया सबको। अच्छा, भौतिक परिवर्तन में क्या था, सिर्फ अवस्था बदलती है ऊपर की, उसका रंग बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, ठोस था तो द्रव हो सकता है, द्रव था तो गैस हो सकता है ना, ठोस था तो पाउडर बन सकता है। जैसे ये चौक है, इसको पीस के पूरा पाउडर बना लो, उड़ा दो, ये पाउडर ही तो बना रहा है अपन, ये उड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सारा पाउडर इकट्ठा करके पानी मिला के फिर से हम क्या बना सकते हैं, इसको चौक बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, एक आध कोई अच्छा सा भौतिक परिवर्तन। अच्छा, पुस्तक का जलना भौतिक होगा कि रासायनिक, कोई चीज जल जाए दुनिया की, सब क्या है, रासायनिक। चलिए ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। अब तत्व यौगिक मिश्रण समझ में आ गया, चलो मिश्रण और यौगिक, यौगिक और मिश्रण में अंतर पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। अभी अपन ने पढ़े ना, किसको मिश्रण कहते हैं, किसको यौगिक कहते हैं, किसको तत्व कहते हैं, तो आप बताओ तत्व किसको कहेंगे। यस बेटे, गुड, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। चलो यौगिक, यौगिक कौन बताएगा, यस बताओ बेटा। वेरी गुड, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, मिश्रण कौन बताएगा, नहीं, हाँ यस कृष्णा बताइए बेटा। वेरी गुड, ताली बजाओ सबके लिए, तीनों के लिए। देखिए, जब तत्व या यौगिक किसी भी मात्रा में मिल जाए, अनिश्चित अनुपात में मिल जाए, तो क्या होगा, जो नया पदार्थ बनेगा वो मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण, यौगिक और तत्व में तीनों में अंतर आप बता सकते हो। अब मुझे बताओ, हवा क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, हवा क्या है, ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, ये बताना आप लोगों को। यस, युवराज बोल रहा मिश्रण है, नहीं युवराज तत्व बोल रहा है, कृष्णा मिश्रण बोल रहा है, और कोई, यस बच्चों बोलो, यस क्या है, यौगिक बोल रहा है एक भाई, यौगिक बोल रहा है, और एक ने यौगिक बोला, एक ने तत्व, एक ने मिश्रण, और कोई, कुमकुम मिश्रण, कुमकुम मिश्रण, सरजू मिश्रण। मिश्रण क्यों है, बताओ बताओ, मिश्रण क्यों है बेटा, तत्व यौगिक और मिश्रण में से कुछ ना कुछ तो होगा, ये बताओ कि मिश्रण क्यों है। यस बेटे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यस वेरी गुड, ताली बजाओ भाई के लिए, बहुत बढ़िया।
क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, नियॉन भी है, ढेर सारी सब प्रकार की गैस। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें पेट्रोल जला तो उसकी गैस भी है, उसमें प्लास्टिक जला तो उसकी गैस भी है, उसमें भाप भी है, उसमें पानी के कण भी है, उसमें धूल के कण भी है, इसलिए वो क्या है? चलो अब मुझे बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है? मिश्रण बोला किसी ने, और बोलो बोलो। यौगिक बोला युवराज ने, यस। और आरती क्या है बेटा ये? क्या है बता बता। यौगिक बोल रही आरती, बहुत बढ़िया, आरती के लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया आरती। देखो बेटा ये यौगिक क्यों है समझ लो। देखो है दो अलग अलग तत्व मिले, युवराज ने भी यौगिक बताया था ना, उसके लिए भी ताली बजाओ। देखिए बेटा ये कार्बन है, कार्बन है ना, और ये ऑक्सीजन है ना, है ऑक्सीजन। चलिए ये कार्बन और ऑक्सीजन दो मिले और एक निश्चित अनुपात में मिले हैं, इसलिए ये क्या है? क्या है ये? यौगिक है। समझ में आ रही बात? कोई भी ऐसा जैसे NaCl, अपना NaCl यानी नमक, क्या है ये? यौगिक है, क्योंकि इसमें सोडियम भी मिला है, इसमें क्लोरीन भी मिला है, मिला है। समझ में आया? चलो बढ़िया बात। अब एक बात बताओ, अगर लकड़ी के बुरादे में आपने देखेंगे लकड़ी का काम करते जो मिस्त्री लोग, जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, वही लोहे का भी काम करते हैं काफी सारा। लकड़ी के बुरादे में अगर हम लोहे का बहुत सारा चूर्ण मिला दें, लोहे की कतरन मिला दें, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? कैसे छानोगे? लकड़ी भी आपको सही सही चाहिए और लोहे की कतरन भी सही सही चाहिए, लोहे के तिनके बारीक बारीक जो है ना कण, वो भी साफ साफ चाहिए। कैसे करोगे? वेरी गुड, कुमकुम के लिए ताली भैया, गुड। चुंबक की सहायता से हम उसमें चुंबक छोड़ेंगे और जो हिलाएंगे तो जितना लोहा है उसमें चिपक जाएगा, लकड़ी वहीं रह जाएगी, है ना। वो भी एक पृथक्करण की मेथड है? समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, विज्ञान पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता है? बहुत अच्छा है ना विज्ञान। हाँ, आप लोगों को मजा आएगा बच्चों, रोज स्कूल आया करो आप लोग, जो जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। चलिए क्या बात कर ली अपन ने? ये सब हो गया अपना तत्व, यौगिक और मिश्रण। अच्छा, विलयन किन किन से मिलके बनता है? विलेय और। चलिए अब हम बात करेंगे अध्याय 3 की। अभी तक हमने अध्याय 2 तक पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, इसमें इतना ही रहता है। ये देखो 30-35 मिनट हुए हैं, 40 मिनट, इसमें अपन ने पूरा पढ़ डाले हैं। अब अपन अध्याय 3 पढ़ेंगे और वो तो और भी सरल है। अब ये हमने जो पदार्थ देखे थे ना अब तक, उससे रिलेट करके आगे पढ़ेंगे इसको अपन। अब देखिए हमने देखे थे पदार्थ, देखे थे, इसके भौतिक रासायनिक प्रकार भी देख लिए सब अपन ने, है ना। विलयन, एलियन, मिश्रण, तत्व, यौगिक सब देख लिए, देख लिए। अब हम बात करेंगे पदार्थ किससे बना था अपन, बताओ जरा। जिन वैज्ञानिकों ने बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता, जिनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उनको परमाणु कहते हैं, यही बताए थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और आगे चली गई, और नए नए वैज्ञानिक आए, उनने और खोज कर डाले, तो उसके अंदर जब परमाणु के अंदर भी उसका अध्ययन करें परमाणु के, तो परमाणु में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके भी संगठक कण हैं, दूसरे कणों से मिलकर बना है परमाणु भी। तो ये परमाणु को अगर इतना बड़ा बना दें हम, इतना बड़ा, तो इसका एक केंद्र होगा। क्या होगा इसका? एक केंद्र। केंद्र को कहते हैं क्या? नाभिक। यस, सेंटर। क्या कहते हैं? नाभिक। और इसके चारों तरफ कुछ कण हैं जो क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते हैं, ठीक। तो ये है धन आवेश, ये है ऋण आवेश। धन लिखा ना, ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये अपन सोचते थे। लेकिन अभी ना धन है और ना ही ऋण, अभी कुछ नहीं है, समझो आप बस। अब इसका जो नाभिक है उसमें भी 3 प्रकार के कण होते हैं। कितने प्रकार के? 3।
अपनी पुस्तक में 2 प्रकार के दिए हैं, एक प्रकार के और होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो एक होता है प्रोटॉन, क्या होता है? प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है? और तीसरा होता है पॉजिट्रॉन, है ना, जिसका अपन ने बाहर से अध्ययन करे थे, पुस्तक में ये नहीं दिया है। चलिए, और ये जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनकी खोज किसने करे? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? वेरी गुड, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की? गुड बेटा, न्यूट्रॉन की चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की? वेरी गुड, जे थॉमसन ने किए थे ना। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के वैज्ञानिकों के नाम पढ़ लिए खोज करने वाले। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। अब ये पॉजिट्रॉन, वेरी गुड, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। समझ में आया? आ रहा मजा पढ़ने में? चलो आगे पढ़ते हैं। तो अब यार कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उनकी बात करेंगे। इनको मिटा दूं? पॉजिट्रॉन गोल, आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बस रहने देते हैं, ठीक है, रहने दें। तो यार ये जो है ना बेटा, नाभिक जो होता ना, इसका नाभिक होता है धनावेश, पॉजिटिव आयन रहता है यहाँ, धनावेश, धनावेशित रहता है, धन है ये, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं ना, ये ऋणावेशित रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऋणावेशित रहते हैं। अब मजा आएगा, देखना है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें पता चलेंगी अपने को। ये जितने प्रोटॉन होते हैं, क्या जितने प्रोटॉन होते हैं किसी परमाणु में, उतने ही क्या रहते हैं? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। समझ में आ गई बात? अब किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन हैं उसी को बोलते हैं उसका परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं उसका? परमाणु क्रमांक। समझ में आ गया? परमाणु क्रमांक कहते हैं। चलिए, अब परमाणु क्रमांक तो ये हो गया, है ना। मैं जब शुरू में पढ़ता था ना, तो मैं जब अपने गुरुजी से नहीं पूछा था, तब ये सोचता था कि इलेक्ट्रॉन की जितने होते उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन आपके मन में भी आया होगा कि इलेक्ट्रॉन कह लो चाहे प्रोटॉन कह लो, बराबर तो है, इसकी संख्या मान लो चाहे इसकी संख्या मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करेंगे, अभी आगे जाके इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे, ठीक है। प्रोटॉन के बराबर होते हैं शुरू में, लेकिन अभी और भी कुछ क्रियाएं होंगी जो आगे चल के आप समझेंगे। तो प्रोटॉन को ही अपन एथेंटिक मानेंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। अब यार इसका नंबर दे दिया आपने, इसका वजन भी दे दो। वजन भी होना चाहिए, रुको तो, वजन भी होना चाहिए। हाँ, तो जैसे मैं हूं, अब मैं खड़ा हूं भाई, 70-80 किलो मेरा वजन होगा, तो मेरे अंदर जो माल भरा है, खाया पिया, बॉडी बनाया मैंने, तो जो सब कुछ है ना, हाड़ मांस जो है मेरे अंदर, उसका ही वजन होगा ना, कि मेरे बाल का वजन होगा? हाँ, तो ये जैसे बाल है ऐसे होते इलेक्ट्रॉन। बाल बहुत वजन होता है लेकिन बहुत कम होता है ना। हाँ, तो ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वजन हम नापते नहीं है, हम किसका वजन नापते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा इनका परमाणु द्रव्यमान या भार, दोनों एक ही होता है ना, द्रव्यमान या भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, इसको एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन का माइनस आपको बता दिया, प्रोटॉन का प्लस आपको बता दिया, न्यूट्रॉन का तो कुछ बताया ही नहीं। यस, कौन बताएगा? नहीं, हाँ तुम बताओ बेटा। धन होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और अच्छे से प्रयास करो। यस, कौन और अच्छे से बताएगा साथ में इसके? हाँ, कुमकुम, मैं कुमकुम बोल रहा हूँ, करिश्मा।
उदासीन स्तर है ना, उदासीन होता है, ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस। वेरी गुड, बैठो। ना ये प्लस होता ना माइनस, ये होता उदासीन। उदासीन मतलब शून्य आवेश होता है इसपे। कौन सा आवेश होता है? शून्य। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे की बात करते हैं, अब आएगा सही मजा। आपको परमाणु क्रमांक पता चल गया? प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की टोटल संख्या मतलब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या परमाणु का वजन। इतना क्लियर है? चलिए अब कुछ और पढ़ते हैं। इसी में अगला टॉपिक क्या है, जल्दी देखो भैया। संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम अपन पढ़ने वाले हैं। रासायनिक संयोजन के नियम 2 वैज्ञानिकों ने दिए थे, आपको नाम बताए थे उस दिन, याद है क्या? यस, कौन बताएगा? नहीं, तुम दोनों के अलावा कोई? हाँ सोनाली बताओ। लिवासिये और प्राउस्ट। ये जो लिवासियर है ना, इनका नाम कुछ और लिखा होगा इसमें, अच्छा सा नाम लिखा होगा, लवाइसिये लिखा है, लेकिन इसको याद करने के लिए अपन ने लिवासिये याद कर लिए थे। लिवासिये, इनको केमिस्ट्री के पिता कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। समझ में आ रही बात? केमिस्ट्री के पिता, ठीक। तो लिवासिये ने और प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने और लिवासिये ने जो रासायनिक संयोजन के जो नियम है वो दिए थे। रासायनिक संयोजन के 2 मुख्य नियम है जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बैठो बेटा सोनाली। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान किसी पदार्थ में जितने कण भरे होते हैं ना, ठूस ठूस के अपन भरते हैं, वही द्रव्यमान है। भार अलग है और द्रव्यमान अलग है। हम समझ लेते हैं कि वजन समझ लेते हैं, है ना, लेकिन किसी भी पदार्थ में कणों की जो संख्या है उसको कहते हैं उसका द्रव्यमान। आ रही बेटा बात समझ में? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि जब कोई रासायनिक संयोजन होता है या जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और कोई नया पदार्थ बनने वाला होता है, तो उसमें द्रव्यमान का नुकसान नहीं होता है। मतलब कि द्रव्यमान नष्ट या पुराना द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, नया द्रव्यमान बनता नहीं, द्रव्यमान उतना ही रहता है, सिर्फ वो एक पदार्थ से नए पदार्थ में चला जाता है। जो घटक पदार्थ जो मिलके बना रहे थे उनका द्रव्यमान कहाँ में आ जाता है? जो नया पदार्थ बना उसमें आ जाता है। आपने देखे होंगे लड्डू बनाए सबने घर में, लड्डू खाए होंगे घर में, बूंदी के लड्डू बनाते। चलो अपन बूंदी लिए अपन ने, उसमें शक्कर अक्कर भी होती है। जब हम मिलाते हैं तो लड्डू बनाना मान लीजिए हमको, तो हमने आटा या बूंदी के लड्डू जब हम बनाते हैं, बूंदी में शक्कर भी मिलाना पड़ता होगा, घी भी मिलाना पड़ता होगा। तो जितना घी डाले थे वो घी कहीं चल जाता है क्या कि लड्डू में रहता है? लड्डू में ही रहता है। जितनी बूंदी आपने हाथ से मिलाए थे वो बूंदी कहीं चली जाती क्या? वो भी लड्डू में ही रहती है। शक्कर जो डाले थे वो कहाँ जाती है? बाहर चल जाती क्या? वो भी लड्डू में ही रहती है। मतलब कि उसका द्रव्यमान जितने का उतने ही है जितना आपने मिलाए थे। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं ना, ये अपन बोलते हैं कि 1 धन 2 बराबर 3, 1 और 2 मिलेंगे तो 3 बनेगा, 1 और 2 मिले तो 5 बना कभी क्या? हाँ, ऐसे ही अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1 है और किसी दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान 2 है और वो दोनों मिलेंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा उसका द्रव्यमान कितना होगा? 3। यही बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आया? चलिए आगे जो दूसरा नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात। अब स्थिर यानी क्या होता है? स्थायी। स्थिर यानी स्थायी। स्थिर अनुपात का नियम ये बोलता है कि कोई भी यौगिक जो बना या कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ है, वो जहां से भी लिया गया हो, उसके स्रोत कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर जो परमाणुओं की संरचना है या जो तत्वों का संयोजन है वो एक समान रहेगा हमेशा। जैसे पानी, उदाहरण के लिए पानी देखते हैं अपन, इसको मिटा दूं। हम देखते हैं पानी, पानी बोले तो H2O। अब ये पानी है आपके घर का, ठीक है। अब मैंने हैंडपंप से पानी बुलाया, हैंडपंप का पानी वो भी H2O ही कहलाएगा। चलो इधर देखो सब लोग, तालाब का पानी वो भी H2O कहलाएगा।
सागर का पानी, झील का पानी, खारा पानी, मीठा पानी, नदी का पानी, फ्रिज में से निकाल के पियो तो पानी, बॉटल खरीद के पियो तो पानी, सब H2O है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो आप दुनिया में कहीं का भी पानी लोगे तो वो H2O ही रहेगा। यही बोलता है स्थिर अनुपात का नियम कि आप किसी भी विधि से बनाओ, किसी यौगिक को जब हम बनाते हैं उसे किसी भी विधि से बनाया गया है ना। मान लीजिए आप CO2 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? CO2। तो कार्बन आप कहीं का भी लो, ऑक्सीजन आप कहीं की भी लो, आप उसको लकड़ी जला के बनाओ, आप उसको और कोई दूसरी विधि से, आप श्वसन के द्वारा बनाए हो, श्वसन के द्वारा भी CO2 निकलती है, किसी चीज को जलाते तो भी CO2 निकलती धुएं के साथ में, सेम रहेगी, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बराबर रहेगी, एक सी रहेगी। तो यही बोलता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। आगे क्या था भैया, जल्दी देखो। परमाणु क्या होता है ये देख लिए थे, इसके बाद में अणु क्या है। हाँ देखो बेटा, ये जो परमाणु है ना, परमाणु, ये परमाणु थे जिनने पदार्थ की इकाई परमाणु को कहे थे हमने। अब ये जो परमाणु हैं, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु। परमाणु आपस में मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है अणु। अब जैसे O हो गया, क्या है ये? परमाणु है। और O2 क्या है? अणु है, ऑक्सीजन का अणु। ठीक है, इस टाइप में और भी चीजें, H2O है, जो भी आप मिलाएं, दो या दो से अधिक मिले तो क्या हो जाएंगे? अणु कहलाएंगे। अब तत्वों के अणु है, रासायनिक सूत्र है। अच्छा, रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र किसको कहेंगे हम, किसे कहते हैं रासायनिक सूत्र? आपका नया चैप्टर इसमें आ गया है, अब एक अलग टॉपिक आया है, उसका नाम है रासायनिक सूत्र या रासायनिक समीकरण। सूत्र ही पढ़ें पहले, तो समीकरण नहीं पढ़ेंगे, सूत्र, रासायनिक सूत्र किसको कहेंगे? जो किसी रसायन को दर्शाता है, ये भी आप सही बोल रहे हैं। और बताइए कोई और। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, उसके अंदर जो संगठन है उसका, उसको प्रतीकात्मक मतलब संकेतों के माध्यम से दर्शाते जब हम किसी चीज को, तो वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड है ना, इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं अपन, जबकि उसको पता है कार्बन यानी C होता है, डाई यानी 2 होता है, और ऑक्साइड ये CO2 बना दिया उनने, इतना सा लिख दिया उसको, ये उसका संकेत बना दिए ना उसने, उसका सूत्र बना दिए ना। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया? CO2। जल का सूत्र क्या हो गया? H2O। संकेत होते हैं, सूत्र होते हैं, संकेत वाला भी अपन ने कल पढ़े थे। चलिए, अब हम आपको बात करवा रहे हैं और दूसरी। हमने आज बात कर लिए हैं, एक सेकंड रुको, बस यार अध्याय 3 तक ही पढ़ते हैं, अपना वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इस कारण इतने ही पढ़ें, ठीक है। अध्याय 4 में भी वही चीजें हैं जो अपन अभी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, उनके खोजकर्ता दिए, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे आगे, अगले वाले उसमें थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे परमाणु का, है ना, काफी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो अब अपन पर डे जो कुछ भी पढ़ेंगे यहाँ पर, इसका एक वीडियो बनाएंगे, और अपने वो बच्चे जो आ नहीं पा रहे हैं या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं अपनी 9वीं की साइंस NCERT की, तो उनके लिए YouTube पर ये हम डाला करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको रेगुलर इस टाइप के वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में हैं, या जो साइंस की स्टडी कर रहे हैं
इनिशियल लेवल पे, तो उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अध्याय 4 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।